घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। मुक्तिबोध की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मुक्तिबोध की पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को प्रतिबंधित किया गया था। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भद्रता और नैतिकता के विरुद्ध ठहराई गई इस पुस्तक पर मध्य प्रदेश न्यायालय मुकदमा चला था, जिसका निर्णय था कि इसके 10 आपत्तिजनक अंशों को हटाकर इसे पुनः प्रकाशित किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक संस्करण की भूमिका में मुक्तिबोध ने लिखा है कि यह इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस अर्थ में कि सामान्यतः इतिहास में राजाओं, युद्धों और राजनीतिक उलटफेरों का जैसे विवरण रहता है, वैसा इसमें नहीं है। युद्धों और राजवंशों के विवरण में न अटक कर मैंने अपने समाज और उसकी संस्कृति के विकास पथ को अंकित किया है। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अलावा अवधी बोली पूर्वी हिंदी में है। त्रिलोचन का साहित्य सफ़र पत्रकारिता से शुरू हुआ और आगे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए हैं। यहीं से वास्तव में अवधी कविताओं में तरक्की देखने को मिलती है। त्रिलोचन जी ने अवधी में एक अच्छी रचना अमोला लिखी है, जिसमें 2700 बरवे एक साथ है। निम्नलिखित में दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। त्रिधरा दिनकर की काव्य रचना नहीं बल्कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं बिखरे मोती 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई, उन्मादिनी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई, सीधे साधे चित्र जो है वो 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और मुकुल और मिला तेज से तेज इत्यादि जो है ये रचनाएं हैं। किसकी? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो है ये रचनाएं हैं। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान की राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए तटरक्षक जहाज को सुभद्रा नाम दिया है। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 ईस्वी में को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं रेणुका 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई, हुकार 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और रसवंती 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द्वंद्व गीत जो है वो 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और कुरुक्षेत्र जो है वो 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुई। सामधेनु 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और रसीम रथी जो है वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और उर्वशी जो है वो 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई। परशुराम की प्रतीक्षा जो है वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इतिहास के आंसू, धूप और धुआं, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम,
संस्कृति के 4 अध्याय और हारे को हरिराम इत्यादि रेणुका दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी इनका दूसरा विशिष्ट प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहा गया है। कथा का 5 अंगों में विभाजन और कथोपकथन पद्धति के कारण इसे नाट्य की स्थूल संज्ञा दी जा सकती है, पर इसमें नाटकीयता का अभाव है। मूलतः यह प्रबंध काव्य है। हारे को हरिराम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया है। युद्ध की समस्या को लेकर लिखे गए प्रबंध काव्यों में कुरुक्षेत्र का स्थान बहुत ऊंचा है। कुरुक्षेत्र एक काव्यात्मक गीत है जिससे आध्यात्मिक चिंतन के स्थान पर आधुनिक जीवन के प्रश्नों का चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 2 राह समय के रथ का घघर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह पंक्तियाँ किसकी कविता से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। उपयुक्त पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के जनतंत्र का जन्म नामक शीर्षक से है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बालकृष्ण शर्मा नवीन सन 1930 तक कवि रूप में यशस्वी हो चुके थे, परंतु पहला कविता संग्रह कुसुम 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस गीत संग्रह का मूल स्वर यौवन के पहले उद्दाम परनायवेग प्रखर राष्ट्रीयता का है। बालकृष्ण शर्मा नवीन की प्रथम रचना आह्वान 1918 ईस्वी में और प्रतिभा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। आह्वान का वास्तविक नाम जीव ईश्वर वार्तालाप है। उनकी अन्य प्रमुख रचनाएं रसीम रेखा जो है वो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अपलक जो है वो 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई क्वासी काव्य संग्रह है। 1931 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की मृत्यु के पश्चात कई वर्षों तक वे प्रताप पत्रिका के प्रधान संपादक के रूप में कार्य करते रहे। हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा को आगे बढ़ाने वाली पत्रिका प्रभा का संपादन भी उन्होंने 1921 से 1923 ईस्वी में किया था। नवगीत दशक 1, 2, 3 का संपादक जो थे वो कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नवगीतकार योगेंद्र दत्त शर्मा की प्रतिभा से प्रभावित होकर डॉक्टर शंभुनाथ हिंदी सिंह ने नवगीत दशक योजना में उन्हें प्रमुख कवि के रूप में संकलित किया। उनके द्वारा संपादित नवगीत दशक जो है वो 1, 2, 3 है। अब हम प्रयोगवाद के बारे में रिवीजन करेंगे। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है। यह कथन किस वाद से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद के बारे में अपनी दूसरी तार सप्तक भूमिका में लिखा है कि प्रयोग का कोई वाद नहीं है। हम वादी नहीं रहे
न ही है। प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना कि सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना है। अज्ञे का पूरा नाम है, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होते ही स्पष्ट हो गया कि कविता ने प्रगतिवाद से भिन्न चेतना ग्रहण करनी प्रारंभ कर दी है। इस भिन्न चेतना का निर्माण प्रगतिवाद की मान्यताओं को उलट कर हुआ हो ऐसा नहीं है। हाँ, अपने से पहले काव्य आंदोलन के रूढ़िगत स्वरूप को इसमें अवश्य ही नकारने की घोषणा की गई। समग्र रूप से इस चेतना का निर्माण युगीन परिवेश, निराश, कुंठा, व्यष्टि और समष्टि का संघर्ष और युग व्याप्त राजनीतिक सामाजिक दर्शन के समन्वय से हुआ था। तार सप्तक की योजना फूटकर लघु संकलनों की परेशानियों से बचने के लिए तैयार की गई। जब प्रकाशन योजना सामने आ गई तब कहीं यह सोचा गया कि संकलित कवि अन्वेषी दृष्टिकोण के हो। भूमिका में अज्ञे ने स्पष्ट किया है कि उनके संकलित कवियों के एकत्र होने का कारण ही यह है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंजिल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही हैं, राही नहीं राहों के अन्वेषी। उनमें मतक्के जो है नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्व के प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। वे सब परस्पर एक दूसरे पर एक दूसरे की रुचियों, कृतियों और आशाओं, विश्वासों पर, एक दूसरे की जीवन परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हंसते हैं। अतः स्पष्ट है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक जो है वो अज्ञे के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य नई राहों का अन्वेषण है। नई राहों का अन्वेषण है। डैश ने प्रयोगवाद को सर्वाधिक प्रभावित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रयोगवाद का अस्तित्ववाद का गहरा प्रभाव था। नई कविता प्रयोगवाद से भिन्न होकर एक रूढ़ अर्थ में तब प्रयुक्त होने लगी जब जो है जब सन 1954 ईस्वी में इलाहाबाद से नई कविता नामक संकलन प्रकाशित होने लगा। आरंभ में ये नई कविता वाले प्रयोगवाद से अपना संबंध जोड़ते थे, किंतु प्रयोगवाद पर अज्ञे का एक अधिकार था। अज्ञे से प्रयोग के आचार्यों की खटक गई, तभी नई कविता की धारा बहुत कुछ अस्तित्ववाद से प्रभावित थी। इसी से आगे चलकर वह धारा भी फूटी जो किसी भी जीवन मूल्य को स्वीकार न करती थी। नई कविता को प्रभावित करने वाले अस्तित्ववाद से मुख्य टक्कर मार्क्सवाद की थी। निम्नलिखित में से एक कथन असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नई कविता नाम स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जो अपनी वस्तु छवि और रूप छवि दोनों में पूर्ववर्ती
प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का विकास होकर भी विशिष्ट है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। हिंदी में प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 ईस्वी से हुआ। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं जो है तार सप्तक में संग्रहित है। तार सप्तक में 7 कवि शामिल हैं। प्रयोगवाद को परपदवाद और नई कविता के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने इसे मुन्नी, युवती और बहू की संज्ञा दी। अज्ञे जी ने इसे राहों के अन्वेषी कहा है। तार सप्तक 1943 ईस्वी में प्रकाशित के कवि याद करने का जो ट्रिक है, अमुने गिरा प्रभा, तो अ से अमुने अज्ञे और मु से मुक्तिबोध, ने से नेमीचंद्र और नेमीचंद्र जैन और गी से गिरिजा कुमार माथुर और रा से रामविलास शर्मा और प्र से प्रभाकर माचवे और भा से भारत भूषण अग्रवाल। ये तार सप्तक का याद करने का ट्रिक है, अमुने गिरा प्रभा। अब दूसरे तार सप्तक जो है वो 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो इसका याद करने का ट्रिक है, सह भर सनग, सह भर सनग। सह से शमशेर बहादुर सिंह और ह से हरि नारायण व्यास और भ से भवानी प्रसाद मिश्र और र से रघुवीर साहे और स से शकुंतला माथुर और न से नरेश मेहता और घ से धर्मवीर भारती। तीसरे सप्तक जो है वो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई। याद करने का ट्रिक है, केकू की विप्रासम, के से केदारनाथ सिंह, कु से कुंवर नारायण, की से कृति चौधरी और वी से विजय देव नारायण शाही और प्र से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और स से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और म से मदन वात्स्यायन। चौथे सप्तक जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके याद करने का ट्रिक है, श्री अरा सुरा स्वर्ण। श्री का मतलब श्री राम वर्मा, अ से अवधेश कुमार और रा से राजकुमार कुंभज और स से सुमन राजे और रा से राजेंद्र किशोर और स्व से स्वदेश भारती और न से नंद किशोर आचार्य। ये थे फ्रेंड्स तार सप्तक के ट्रिक के माध्यम से याद करने का ट्रिक। अज्ञे कौन से वाद के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तार सप्तक में संकलित कवियों को राहों के अन्वेषी कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इनमें से कौन तार सप्तक में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सन 1951 ईस्वी में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केदारनाथ सिंह जो है किस सप्तक के संकलित कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो इसका आंसर है बी। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर साय हैं। ये अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि हैं। रघुवीर साय की अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग जो है भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था इत्यादि जो है वो कविता संग्रह जो है ये रघुवीर साय की है। कहानी संग्रह जो है रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं, ये कहानी संग्रह जो है वो रघुवीर साय की है। निबंध संग्रह जो है वो दिल्ली मेरा परदेश, लिखने का कारण, उबे हुए सुखी, वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, लहरें और तरंग अर्थात यथार्थ का अर्थ, भंवर इत्यादि जो है वो रघुवीर साय की निबंध संग्रह है। अनुवाद बर्नम वन जो है वो शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का अनुवाद, 3 हंगारी नाटक इत्यादि है। कुआनो नदी जो है कविता संग्रह के कवि है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, जंगल का दर्द इत्यादि। सन 1983 ईस्वी में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उड़े हुए रंग इनका उपन्यास है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की उपन्यास है उड़े हुए रंग। सोया हुआ जल और पागल कुत्तों का मसीहा नाम से उन्होंने 2 लघु उपन्यास लिखे। अंधेरे पर अंधेरा संग्रह में इनकी कहानियाँ संकलित है। बकरी नामक इनका नाटक काफ़ी लोकप्रिय रहा। बालोपयोगी साहित्य में इनकी कृतियाँ भों भों खो खो, लाख की नाक, बतूता का जूता और महगू की टाई महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुछ रंग कुछ गंध शीर्षक से इनका यात्रा वृत्तांत भी प्रकाशित हुआ। शमशेर और नेपाली कविताएं नामक कृतियों का संपादन भी उन्होंने किया। कुआनो नदी काव्य संग्रह के रचनाकार हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी।
नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रयोगवाद के भीतर परपदवाद या नकेनवाद भी पनपा, लेकिन वह प्रयोगवाद की एक छोटी शाखा पात्र बनकर रह गया। नकेनवाद बिहार में प्रचलित हुआ। नकेन नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता के नामों के प्रथम अक्षर से बना है। नकेनवादी तीनों कवियों ने प्रयोग 10 सूत्री में प्रयोगवाद और प्रयोगशीलता में अंतर स्पष्ट किया है। ये प्रयोग को ही काव्य का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन परपदवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। प्रयोगवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ इस प्रकार है। फर्स्ट है समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। सेकंड है घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिकता। थर्ड है विद्रोह का स्वर। और 4 है लघु मानव की प्रतिष्ठा। और 5 है अनास्थावादी और संशयात्मक स्वर। और 6 है आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। अब हम नई कविता के बारे में देखेंगे। नई कविता के प्रवर्तक थे, इसमें से कोई भी नहीं आंसर होगा। नई कविता भारतीय स्वतंत्रता के बाद लिखी गई उन कविताओं को कहा गया जिसमें परंपरागत कविता से आगे नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण किया गया। यह भी कहा जा सकता है कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई वह नई कविता की है। नई कविता के प्रवर्तक जो है वो अज्ञे हैं। नई कविता के प्रमुख लक्षण है ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। नई कविता के 2 तत्व प्रमुख हैं, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धि मूलक यथार्थवादी दृष्टि। वह अनुभूति क्षण की हो या एक समूचे काल की, किसी सामान्य व्यक्ति की हो या विशिष्ट पुरुष की, आशा की हो या निराशा, अपनी सच्चाई में कविता के लिए और जीवन के लिए भी अमूल्य है। नई कविता में बुद्धिवाद नवीन यथार्थवादी दृष्टि के रूप में भी है और नवीन जीवन चेतना की पहचान के रूप में भी है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सन 1954 ईस्वी में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद और प्रयागराज से हुआ। 1947 ईस्वी में जब अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन आरंभ किया तब मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता मुझे पुकारती हुई पुकार प्रकाशित हुई। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है डी। नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ जो है इसका आंसर है फर्स्ट है बौद्धिकता का प्राधान्य। और सेकंड है यथार्थवाद का अति आग्रह। थर्ड है कुंठा निराशा संधि की अभिव्यक्ति। फोर्थ है कथ्य की व्यापकता और दृष्टि की उन्मुक्तता।
5 है मानवतावाद की नई परिभाषा आदि। नई कविता का नामकरण प्रयोगवादी कवियों के द्वारा ही किया गया। नई कविता के संस्थापकों में जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी का महत्वपूर्ण योगदान है। लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लघु मानव का अर्थ है वह सामान्य मनुष्य जो अपनी सारी संवेदना, भूख प्यास और मानसिक आँच को लिए दिए उपेक्षित तथा इस लघु मानव का अर्थ यदि मनुष्य की लघुता को खोज कर सत्य रूप में उसकी प्रतिष्ठा करने से है तो निश्चय ही यह अतिवादी, प्रतिक्रियावादी और असत्य जीवन दृष्टि है। नई कविता की प्रवृत्तियों की परीक्षा करने पर उसकी सबसे पहली विशिष्टता जीवन के प्रति उसकी आस्था में दिखाई पड़ती है। आज की ऋणवादी जो है और लघु मानववादी दृष्टि जीवन मूल्यों के प्रति नकारात्मक नहीं स्वीकारात्मक दृष्टि है। लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्तिगत विशेषता है। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार है, तो यह कथन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नई कविता परंपरा का तिरस्कार है और नई कहानी परंपरा का विस्तार, यह कथन राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। अब हम निबंध के बारे में रिवीजन करेंगे। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आचार्य शुक्ल के मार्गदर्शन के द्विवेदी युग के पश्चात का निबंध लेखक परिचार्य विवरण अथवा भावोद्वेग के मोह को छोड़कर अनुशीलन और आलोचना के वसात वस्तु के मूल तत्व की शोध में प्रवृत्त हुआ और वस्तु की अपनी सामर्थ्य सीमा के साथ बौद्धिक व्याख्या और विवेचन करने लगा। इस नए काल के निबंध लेखक अधिकांशतः आलोचनात्मक निबंध लिखने में प्रवृत्त हुआ, अर्थात वे पहले आलोचक हैं, बाद में निबंध लेखक। इसी कारण शुक्ल युग के निबंध प्रौढ़ एवं शक्ति संपन्न है। विकास की दृष्टि से यह युग शुक्ल युग उत्कर्ष काल है। विषय शैली, स्वरूप, भाव तथा भाषा के विचार से इस युग में हिंदी निबंध का सर्वांगीण विकास हुआ। कविता क्या है? निबंध के लेखक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि है। इसके 3 भाग है। चिंतामणि के प्रमुख निबंध है भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता आदि है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित अन्य निबंध, मानस की धर्मभूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप, तुलसी का भक्ति मार्ग और काव्य में अभिव्यंजनावाद, मित्रता, अध्ययन आदि है। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि के अब तक कितने भाग प्रकाशित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चिंतामणि किस निबंधकार का महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है,
उपयुक्त कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल के किस निबंध का अंश है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध मानस की धर्मभूमि में लिखा है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। यह हम कहीं पर कह चुके हैं। धर्म है ब्रह्म के सत्स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति, जिनकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है। इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार परिवार और समाज ऐसे छोटे क्षेत्रों से लेकर समस्त भूमंडल और अखिल विश्व तक के बीच किया जा सकता है। सुलोचना निबंध संकलन है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।